हेलो एवरीवन और वेलकम टू एवरीवन। आज हम फिजिक्स के लेक्चर में अपना कल वाला पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कैविटी प्रॉब्लम का था। कैविटी प्रॉब्लम पार्ट 2। कल हमने किया था कैविटी प्रॉब्लम पार्ट 1। देखो, कल हमने जो जो सीखा था उसके छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। कल हमने सीखा था कि एक स्फीयर था ऐसा, उस पर कैविटी थी, है ना। हमने एक पॉइंट लिया था आउटसाइड पी। क्लियर? तो यहाँ पे प्लस चार्ज था पूरा का पूरा। हमने इस पॉइंट पी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ये जो पॉइंट पी था ये कैविटी के भी बाहर था और ये स्फीयर के भी बाहर था। फिर हमने दूसरा प्रॉब्लम टच किया जिसमें कि ये एक सेंटर था, रेडियस था 4r, रेडियस था 2r, इसका रेडियस r था, इसका रेडियस r था, दूरी इनकी थी 2r और ये पॉइंट यहाँ पर था P। मतलब ये जो पॉइंट था ना, इसकी दूरी सेंटर से थी 2r और इस पॉइंट से थी 4r। कहने का मतलब इस पे जो पॉइंट P था वो बड़े वाले स्फीयर के तो अंदर में था लेकिन कैविटी के बाहर में था, इस पे दोनों के बाहर था। क्लियर? हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम हो गया था। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन के थर्ड कैटेगरी की, जिसमें जो पॉइंट P होगा दोनों कैविटी के और बड़े स्फीयर के अंदर होगा। देखो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये जो पॉइंट P है ये कैविटी के भी अंदर है और बड़े वाले स्फीयर के भी अंदर है। हमको इस पॉइंट P पे डिटरमाइन करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर? क्वेश्चन एक दूसरे लेवल पे आ गया है। तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो सेंटर है ना, ठीक है, ये जो सेंटर है यहाँ पे, ये जो सेंटर है यहाँ पे, ये वाला सेंटर एक यहाँ पे हमको दिख रहा है O बड़े स्फीयर का है, O डैश छोटे स्फीयर का है। पॉइंट P देखो कैविटी के अंदर है। पॉइंट P की अगर हम पोजीशन देखते हैं बड़े स्फीयर के सेंटर के रेस्पेक्ट में O के, तो वो R1 है। छोटे वाले स्फीयर के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वो R2 है। क्लियर? अब हमको इस P पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब P पे हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो स्फीयर है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फीयर। बड़ा स्फीयर है और छोटा स्फीयर का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ए स्फीयर, ये बी स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r1 वेक्टर। बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर का फॉर्मूला क्या था, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r1 का वेक्टर। अंदर के लिए हम क्या लेते हैं, अंदर का डिस्टेंस लेते हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला फिक्स है इंटीरियर पॉइंट के लिए। हमसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r2 वेक्टर। क्योंकि इसके लिए क्या है देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए दूरी क्या होगी, छोटे वाले स्फीयर के लिए P की दूरी सेंटर से कितनी होगी, R2 होगी। मतलब यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो वहां पे आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा, ये डिस्टेंस आपको R2 मिलेगा, जो कि मैंने बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये डिस्टेंस R1 मिलेगा, ये डिस्टेंस R2 मिलेगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा माइनस साइन एक। क्लियर? ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया, फुल चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। फुल चार्ज कर दो और नेगेटिव चार्ज यहाँ प्लेस कर दो। ठीक है? अच्छा, अगर हमसे पूछा जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को एडअप कर देंगे, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये तो हमारा रिजल्टेंट फील्ड हो गया। दिस इंप्लाइज दैट रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो, अब ये r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्या होगा जरा देखो। व्हाट इज दिस l वेक्टर, ये l वेक्टर इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर का डायरेक्शन हो गया, है ना। तो O से लेके O डैश क्या हो गया, L वेक्टर हो गया।
अब जरा सा देखो, इन ट्राइंगल ओ ओ डैश पी हम क्या ले सकते हैं, R1 वेक्टर, तो L1 वेक्टर हम ऐसे यहां से यहां गए, L1 गए, प्लस R2 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, R1 वेक्टर के। ये कौन सा लॉ था, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। दिस इंप्लाइज दैट L वेक्टर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हम यहाँ पे देखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को हम यहाँ पे क्लियरली क्या ले सकते हैं, L वेक्टर। अब देखो तो यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे ना तो R1 आ रहा ना तो R2 आ रहा, सिर्फ L आ रहा है। मतलब हम इस स्फीयर, इस कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट पे चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, या कहीं पर भी चले जाए, ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट L होगा। कोई भी पॉइंट पकड़ लो, मतलब इस पूरे कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट L वेक्टर। पूरे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो ऐसी हो जाएगी। अगर हमने कैविटी को ड्रॉ किया ना, अगर ये हमारी कैविटी है, ठीक है, अगर हमने इस कैविटी को ड्रॉ करके देखते हैं तो इस पे हमें काम की चीज समझने वाली क्या मिलती है कि पूरे इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना वो भी कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म, क्योंकि ठीक है यूनिफॉर्म रहेगी, और वैल्यू क्या रहेगी, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट L कैप। इसीलिए कभी भी अगर हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है ना, तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर हम एक कैविटी बना देते हैं। उस कैविटी में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलती है, यूनिफॉर्म मिलती है, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आईआईटी में 2-3 बार पूछा जा चुका हुआ है, ठीक है। हमको ये इसका डेरिवेशन विथ द रिजल्ट हमको परफेक्टली याद होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, अब ये हमको क्लियरली समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इस पे दूसरी, कि अगर मान लो कि इस पे एक न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है, ये सब कोई नोट कर जाना, इस एक्सप्रेशन को याद कर जाना। रिपीटिंग वंस अगेन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इज यूनिफॉर्म एंड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट, एंड द मैग्नीट्यूड इज दिस एंड द डायरेक्शन इज दिस, ओके। अब देखो इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऐसा एक सवाल रहेगा यहाँ पे कि एक कैविटी के अंदर इस ये जैसे ये कैविटी है, इसके अंदर कैविटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। ये कैविटी का पार्ट हो गया, ठीक है। बोला गया कि इस कैविटी के अंदर, इस कैविटी के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। इसका रेडियस हमें R दिया गया है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, समझना ये कैविटी है। ये मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मतलब यहाँ पे कहीं पे होता है, ठीक है। उसको मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखा दिया, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो पैदा होगा, ठीक है, वो हमें बोला गया है कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से मूव करके यहाँ चला जाता है, ठीक है।
वो इलेक्ट्रॉन यहां से, ठीक है, मूव करके वो कहां चला जाता है, ए से चला जाता है वो बी, इस कैविटी, ये दिस इज अ कैविटी, फिगर ऑफ दिस कैविटी, ओके। इसके आजू बाजू पूरा चार्ज होगा। तो बताना है कि अगर वो यहां से यहां जाता है, जो कि इस फिगर में ऐसा दिखा रहा हूं मैं, और हमें बोला गया है कि ये जो एंगल जो है ना, हमें दिया गया है 45 डिग्री, यहाँ पे हमें चार्ज डेंसिटी दी गई है रो, ठीक है, और इस दो का जो डिस्टेंस है वो मुझे दिया गया है एल। चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई, रो दी गई है, डिस्टेंस कितना दिया गया, एल दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि कितने समय के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी पहुंचेगा। ये इलेक्ट्रॉन कितने समय में इलेक्ट्रॉन यहाँ पैदा हुआ, ठीक है, और वो किधर भागा, बी की तरफ भागा, ठीक है। तो कितने समय में ये ए से बी की तरफ भागेगा। तो पहला सवाल ये कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पैदा होता तो वो भागेगा क्यों, इसलिए भागेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है, ई वेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा ना, ये इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऐसा लगेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ऐसा भागेगा। अच्छा, उसको कितना समय लगेगा ए से बी आने में, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमको रेडियस दिया जाएगा आर, ये रेडियस आर है, तो ये वाला डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, इस पे देखो तो ए बी हो जाएगा √2r, क्योंकि ये 90 डिग्री आ गया ना, ठीक है। अच्छा, ये आपको 45 डिग्री दिया गया, दिस इज गिवन टू बी 45 डिग्री, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से यहां आने में समय कितना लगेगा, तो हमको पता है कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, मास एम है, बोला गया कि एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा √2r, हाफ इंटू व्हाट इज ए हियर, ए इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एल इंटू टी का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो यू 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या था, क्यू ई बाय एम होता है, तो एस हो जाएगा √2r, हाफ इंटू ए, व्हाट इज ए हियर, क्यू दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने अभी जस्ट निकाला पीछे से, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, इंटू टी का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, हमको क्या निकालना, हमको याद टी निकाला ना, तो टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा √2 √2 एप्सिलॉन नॉट आर बाय ई रो एल, 2√2 एप्सिलॉन नॉट, इसको 6√2 कर दो, तो 6√2, ठीक है, 6√2 एप्सिलॉन नॉट आर बाय ई रो एल, ठीक है। ये हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा, टी निकालना है, इसको रूट पे डाल दो, ठीक है। ये वाला जो सवाल जो मैंने करवाया ना, दिस कम्स इन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत अच्छे सवाल में आता है, लेकिन इस सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको ये समझ में अच्छे से आता है कि भाई कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इस सवाल को करना कोई बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज ये क्वेश्चन एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आता है, तो हमको समझने में कोई दिक्कत इसको नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। तो फिर से एक बार फटाफट, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। डिस्टेंस कितना निकालना होगा, ज्योमेट्री से निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पता रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू याद रखनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स से हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्स से हमको अगर एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो यहाँ पे एक एम भी आ जाएगा, हाँ, ये हमें फोर्स दे देगा, ठीक है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसको अपने मास से डिवाइड कर दिया, वो हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। तो हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, टी की वैल्यू, टी को सब्जेक्ट बना देंगे, हमें टी मिल जाएगा। बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, ओके।
तो इसके साथ मैं लेक्चर एंड करता हूँ। बाय टू एवरीवन।